हाँ भैया, अब एक बार पूरा ऐसे समझा देता हूँ। देखो हम लोगों ने बताया जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, जहाँ पे क्या पता है डेल्टा एंगल ऑफ डिप। कभी कभी तुम्हें क्या दिया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू मान लो 48 माइक्रो टेस्ला है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 36 माइक्रो टेस्ला है, और तुमसे पूछा जाएगा कि वहां पे एंगल ऑफ डिप कितना बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप कैन बी कैलकुलेटेड एज tan डेल्टा इक्वल्स टू, अब देखो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, अगर एंगल यहां बनता है तो इस चीज को हम लोग क्या ले लेते हैं बेस, और इस चीज को क्या ले लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो tan डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका b sin डेल्टा अपॉन b cos डेल्टा, और b sin डेल्टा क्या कहलाता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो काटेंगे पीटेंगे वापस tan डेल्टा ही बन जाएगा। तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। tan डेल्टा की वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है हमारा 36 माइक्रो टेस्ला, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना 48 माइक्रो टेस्ला। काटेंगे पीटेंगे आ जाएगा 3/4। तो tan डेल्टा की वैल्यू आ गई 0.75। फिर हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो आपसे कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देके आपसे एंगल ऑफ डिप पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपसे, और इससे रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं कि अगर हम लोगों से बी की वैल्यू पूछी जाए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस जगह, तो उस नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं √h² प्लस v²। वैल्यू लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। यूनिट क्या होगी माइक्रो टेस्ला ही होगी, या फिर गॉस में भी दे सकते हो आप जी। तो इस तरह से आपके वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? कौन सा ये वाला, इससे आगे टेबल में लेंगे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी होगी। हाँ टेबल में अगर मैं बात करूँ ये पे मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि वो टेबल ऐसी होती है, इसमें तो नहीं होगा। चाहिए तो ले लेना, 12th के मुझे बताना। पैराबोला वैराबोला लास्ट ईयर था इस साल पढ़ाई मैथ्स में लास्ट ईयर था। चाहिए तो ले लेना। इसके अंदर tan की ट्रिग्नोमेट्री tan की टेबल देख लेंगे, इसमें से आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। 0.75 वैल्यू देखनी, तुमने नेचुरल tan देखा, इसके अंदर वैल्यू सर्च करते रहो। tan ये है 0.75 0.75 0.75 ये वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। अगर 75 के करीब कौन सा 7508 है ये, और ये 7536 है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 75 कितने पे मिल रहा है आपको, 75 कौन सा ये है ना 36, और 36 के बाद 0.9, 36 और 0.9 डिग्री लिखो। तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आ गई है, यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आती है, वो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब दो तरीके हैं, या तो 36.9 डिग्री लिख दो इसको, या फिर ये लिखो 36 डिग्री एंड 54 मिनट्स। इस तरह से दोनों ही वैल्यू दे रखा है ना, 54 और 56 ऐसे कुछ दे रखा है। अच्छा ये 0.9 को 36 पे ऐड कर देंगे। हाँ, और अगर मिनट्स के फॉर्म में देना है तो आप ऐसे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है पक्का। तो इस टाइप से आपको मिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको माननी पड़ेगी, फिर आप उसमें से देख लो। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, इसके आगे का कुछ इस तरह से चलता है, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। मैं आगे था वहाँ पे इक्वेटर पे। अब डेल्टा की अलग अलग वैल्यू देखेंगे हम लोग, डेल्टा की वैल्यू अलग अलग देखेंगे। अब तुम लोगों का शुरू
तो हम लोगों ने बोला जब हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे देखो पहली बात तो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ मैग्नेट विद द अर्थ सरफेस, ऐसे मानो, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा का एंगल ऑफ मैग्नेट विद द अर्थ सरफेस। क्लियर है वाली चीज? मतलब अगर आपके पास ये मैग्नेट कुछ इस तरह से है और ये टेढ़ी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, तो हम लोग कौन सा एंगल देखेंगे? नीचे वाला। अगर ये पैरेलल है इस जगह तो ये एंगल कितना हो गया? 0। अगर ऐसे अर्थ सरफेस है तो ये क्या हो गया आपका? 90। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मैंने पूछा कि अगर आपके इक्वेटर है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैग्नेट है वो एकदम ऐसे है, मैग्नेट कैसे? एकदम इस तरह से। ये चीज क्लियर है? तो बच्चा क्या सोचता है कि सीधी खड़ी हुई यानी 90 होगा, लेकिन 90 नहीं होगा, ये कितना होगा? ये वाली चीज कहाँ से देखी जा रही है कि अगर मैग्नेट ऐसी है, अर्थ ऐसी है, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, यानी यहाँ पे थीटा कितना हो गया? यहाँ पे 0 डिग्री। यही मैग्नेट जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे भी खड़ी है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया एंगल? थीटा कितना हो गया यहाँ पे? थीटा डेल्टा कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। ये चीज समझ में आएगी? मतलब सिंपल सी चीज आपको यही देखना है, विद द अर्थ सरफेस देखना है एंगल, और कुछ मत देखना, अपनी कॉपी पे मत देखना कि तुम्हारी कॉपी पे कितना एंगल बन रहा है, नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना बन रहा है। ये चीज क्लियर है? पक्का? तो हम लोगों ने बोला एट इक्वेटर डेल्टा की वैल्यू हमेशा कितने हो जाते हैं? 0 डिग्री। तो उस वजह से इसका साइन 0 यानी बी साइन डेल्टा 0 हो जाएगा, यानी क्या हो गया इसका? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट 0। बात समझ में आती है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? 0। और पूरा का पूरा सिर्फ हमें क्या मिलेगा उस समय? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? b cos, मैंने उल्टा लिख दिया, सही लिखा। b cos डेल्टा, और cos डेल्टा की वैल्यू क्या हो गया? b into cos 0, तो h की वैल्यू पूरी पूरी कितनी आ गई? b के बराबर। मतलब उस समय जब आपके इक्वेटर पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगी? इसकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? वहीं अगर हम लोग पोल पे जाएंगे, जब हम लोग कहाँ जाते हैं? पोल पे, तो उस वाले केस में क्या हो जाता है? पोल पे डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। तो वहां पे h इज इक्वल्स टू b cos 90, ये चीज 0 हो जाएगी, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट b इक्वल्स टू sin 90, ये क्या हो जाएगी? b ही हो जाएगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू b के बराबर हो जाएगा। आपको पूरा वर्टिकल कंपोनेंट आपको क्या देगा? ये चीज देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम लोग सुना ध्यान से, इक्वेटर से, ये क्वेश्चन काफी पूछा था, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? डेल्टा इंक्रीजेस और डेल्टा डिक्रीजेस। डिग्री में बतानी है क्या चीज? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। हाँ डेल्टा बताना आपको। डेल्टा क्या है? एंगल ही तो है, तो ये तो बढ़ रही है ना, ये चीज क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? फिर यहीं पे ये भी चीज पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घट रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहा है? घट रहा है। और पोल पे, सॉरी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा था, और पोल पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 0, यानी ऑब्वियसली बात h क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज हो रहा है। ये चीज समझ में आती है? इन चीज का ध्यान रखना। और अगर हम लोग बोले नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो v की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, या बढ़ के घटेगी, घट के बढ़ेगी? v की वैल्यू नॉर्थ पोल से साउथ पोल घटेगी फिर बढ़ेगी। वर्टिकल कंपोनेंट पोल से सबसे ज्यादा था, तो सबसे ऊपर भी सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे भी सबसे ज्यादा है, और बीच में कितना है? 0। तो यहाँ से यहाँ आते हुए डिक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज। ये चीज समझ में आते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है वाली चीज? पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से
कुछ नोट करना है तो उसमें से नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सी को हम, इसका हम लोग उसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। फोटो खींचने से गैलरी भरती है, कॉपी नहीं भरती कभी भी। कॉपी भरने से दिमाग में नहीं जाता, मोबाइल में पढ़ने से आईसाइट वीक होती है। वो तो ऑलरेडी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह जोरी करवा दो आजकल के बच्चे से, और कुछ नहीं। मास्टर ही ऐसे हैं। सीधे साधे, जलेबी की तरह। बिल्कुल। अरे उज्जवल आ गया? अच्छा उज्जवल यहीं पे? उज्जवल मैं रिकॉर्ड कर रहा था सारी। अच्छा अरे तू भी आंसर दे था, बढ़ती है। ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारा, चिंता मत कर एकदम। उज्जवल सर में आ गया सारा। हाँ जी, क्लियर है वाली चीज। उज्जवल स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। शाबाश। चल आगे शुरू करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई पूरी की पूरी। आगे देखते हैं हम लोग। एक और चीज क्या पूछनी थी आपको, कुछ और। अब देखो एक और चीज समझना ध्यान से। मैंने उस दिन तुम लोग को ये बोला था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर जगह क्या रहता है, फिक्स रहता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या रहता है, हर जगह फिक्स रहता है। ऐसे समझना कि अगर ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या हो गया कि ये वाला है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। कौन सा? ज्योग्राफिक, ठीक है। और इसके बाद मैंने बोला इसके अंदर की मैग्नेट कुछ इस तरह से, मतलब ये तो क्या हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल हो गया। ये उसकी एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नीचे होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर होगा। और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा हमेशा, मतलब मैंने बोला था ऐसा कि ये क्या है, इसको बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल थीटा, ठीक है। इसको कभी कभी थीटा डी के नाम से भी लिखा जाता है, थीटा डी। ये चीज समझ में आती है। ये वैल्यू मैंने उस दिन बोली थी फिक्स रहती है, लेकिन ये फिक्स कैसे रहती है वो समझना था आपसे। देखो अंदर की मैग्नेट हिल तो नहीं रही है बिल्कुल भी, क्लियर है वाली चीज। लेकिन ये जो मैग्नेट है इसको समझना कुछ इस तरह से, इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन एक तरह से समझ लो कि अगर आप गोले के अंदर देखोगे तो इधर से देखोगे, बात समझ में आ गया, तो इसके बीच में इतना एंगल दिखेगा आपको। आप अगर ऐसे देखोगे तो आपका एंगल थोड़ा कम दिखेगा। आप जब ऐसे देखोगे तो इसके अंदर एंगल आपको 0 दिखेगा। फिर ऐसे देखोगे तो क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा, मतलब ये वाला एंगल भी चेंज होता है। और ये कैसे चेंज होता है आपका, इस तरह से चेंज होता है। बात समझ में आती है। मतलब ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर हम ऐसे चल रहे तो हम किस पे चल रहे हैं, लैटिट्यूड पे चल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड पे चल रहे हैं, लैटिट्यूड पे। ये लैटिट्यूड कांस्टेंट है। और ऐसे मतलब अगर मैं बोलूं, अगर मैं लॉन्गिट्यूड चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, लॉन्गिट्यूड चेंज कर रहा हूँ, मतलब एक लॉन्गिट्यूड इधर था, एक लॉन्गिट्यूड इधर था, फिर एक लॉन्गिट्यूड इधर हो गया, फिर एक लॉन्गिट्यूड इधर हो गया, फिर एक लॉन्गिट्यूड इधर हो गया। तो मेरे लॉन्गिट्यूड चेंज करने पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चेंज होगा। अभी और अच्छे से समझना इसको। जैसे यहीं पे अगर मैं एक अर्थ बना लूं,
ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, कर्व बना ली। ये मेरी क्या है इसकी इक्वेटर। अगर मैं इस इक्वेटर पे चल रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो मैं अपना क्या चेंज कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड चेंज कर रहा हूँ कि लैटिट्यूड चेंज कर रहा हूँ। लैटिट्यूड। यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड चेंज कर रहा हूँ। लैटिट्यूड तो लेटी हुई है ना, वो तो फिक्स है। अच्छा ठीक है, आप चल रहे हो वहाँ पे। ये एंगल चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे? उज्जवल सर में आया, हम लोग जब ऐसे ऐसे चल रहे थे, इधर से इधर आ रहा था, तो मेरा क्या चेंज हो रहा था वहां पर, लैटिट्यूड चेंज हो रहा था, सॉरी मेरा लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा था। जब मैं इक्वेटर पे चलता हूं तो मेरा क्या चेंज होता है, लॉन्गिट्यूड चेंज होता है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? जब मैं इक्वेटर पे चलूंगा तो मैं वहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड चेंज होता चलेगा। क्लियर है वाली चीज? अब ये बताओ, जब मैं इक्वेटर पे चल रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ डेप्थ चेंज होगा या फिक्स रहेगा? चेंज होगा। पर इक्वेटर में तो एंगल ऑफ डेप्थ की वैल्यू फिक्स है। इक्वेटर पे जब चलूंगा तो हर समय मेरी मैग्नेट कैसे रहेगी, एकदम अर्थ के पैरेलल रहेगी। अगर मैं कभी भी ग्लोब है मान लो, तो ग्लोब का अगर ऐसे ऐसे लेके चलूंगा तो इसकी नॉर्थ पोल से डिस्टेंस और इसकी साउथ पोल से डिस्टेंस हर समय क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ना ही ये ऊपर की तरफ गिरेगा ना ही नीचे की तरफ, तो ऐसे ऐसे करूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जब मैं इक्वेटर के अराउंड घूमूंगा तो मेरी कौन सा एंगल चेंज नहीं होगा, डेल्टा चेंज नहीं होगा। ये चीज बताओ सर में आता है कि नहीं आता? उज्जवल सर में आए वाली चीज, जब मैं इक्वेटर पे घूमूंगा या फिर मैं किस पे घूमना है, इसको मैं क्या बोलूं, लैटिट्यूड पे घूमना, किसी भी लैटिट्यूड पे घूमूंगा तो मेरा क्या चीज सेम रहेगी, उसमें हमेशा एंगल ऑफ डेप्थ सेम रहेगा। उज्जवल सर में आए वाली चीज, किसी भी लैटिट्यूड पे पर्टिकुलर मतलब जब मैं 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे घूम रहा हूँ तो 30 डिग्री पे जब तक घूमता रहूंगा तब तक डेप्थ मेरा सेम रहेगा। जब मैं 45 पे घूमूंगा तो 45 पे फिक्स रहेगा। जब मैं 60 कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर लैटिट्यूड का सेम नहीं रहेगा, पर्टिकुलर उस लैटिट्यूड के लिए वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ में आती है वाली चीज सबको? फिर दूसरी चीज मैंने बोला कि जब मैं अगर ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, मतलब ये समझना ध्यान से, ये आपकी छोटी पड़ रही है, ठीक है, मान लो ये क्या है आपकी, ये तो है आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस और ये क्या है इसकी मैग्नेटिक एक्सिस। अब जब तुम ऐसे ऐसे घूमोगे इधर उधर से, अब देखो, जब तुम ऐसे ऐसे घूमोगे, देखो जो तुम तो समझ सकते हो, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए ये वाला एंगल क्या होगा, तुम लोग भी समझ सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल धीरे धीरे कम होने लगेगा। अभी तुम्हारे लिए मान लो 11 डिग्री है, अब वो थोड़ा कम हो गया, 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 अब 0 हो गया, फिर बढ़ने लगा। ये चीज तुम्हें समझ में आ जाए? मतलब जब मैं ऐसे ऐसे घूमता हूं तो ये वाला एंगल मुझे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा दिखता है। मतलब ये एंगल कौन सा है, ये है मेरा डिक्लिनेशन एंगल। मतलब जब मैं इक्वेटर को घूमूंगा तो मेरा कौन सा एंगल चेंज होगा, तो मेरा डिक्लिनेशन चेंज होगा। ये चीज कुछ समझ में आई? उज्जवल समझ में आई वाली चीज? यस सर। ठीक है, आगे समझते ध्यान से। तो मैंने यही बोला कि ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, इसी वजह से अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ दिल्ली कुछ और है और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ बॉम्बे कुछ और है, क्योंकि ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे नहीं है, अलग अलग लैटिट्यूड पे है। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो इसकी का 11 डिग्री कुछ 3 कुछ डिग्री दे रखा है, 4 कुछ दे रखा है, मैं एक मिनट बता दूं। 11 तो ओवरऑल है मैक्सिमम। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये है, angle of declination for Delhi is 0 degree 41 minute and angle of declination for Bombay is 0 degree 58 minute। बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 1 डिग्री का भी चेंज नहीं हुआ। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है थीटा डी ऑफ Delhi, थीटा डी ऑफ
बॉम्बे। तो वो क्यों हुआ है ऐसा समझना, मान लो और बॉम्बे यहाँ पे है और दिल्ली यहाँ पे है, बॉम्बे यहाँ है दिल्ली यहाँ है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है। तो इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डेप कुछ और होगा, इसके लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कुछ और होगा, इसके लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कुछ और होगा। ये चीज कुछ समझ में आती है। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके वो बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इतना अभी आगे 4 पॉइंट्स बताऊंगा तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज है। मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, जब मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, ऑन फिक्स्ड लैटिट्यूड, ऑन अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, तो मेरा क्या चेंज होगा बताओ? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तब मेरा लैटिट्यूड मतलब मैं कैसे बोलूँगा, ये है लैटिट्यूड और ये क्या है मेरा लॉन्गिट्यूड। तो जब मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ उस पे, तो मेरा क्या चीज फिक्स रहेगी, क्या डिप नहीं है ना सर, ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब जब मैं इस पे चल रहा हूँ, लैटिट्यूड पे चल रहा हूँ, ऑन अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, मेरा क्या चीज सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, मेरा क्या सेम रहेगा इसमें, डेल्टा रिमेन कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, किस पे घूम रहे हैं हम, इक्वेटर पे घूम रहे हैं। और थीटा क्या होगा, थीटा डी क्या होगा, वैरी करेगा। क्लियर है वाली चीज। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं इस तरह से, तो उस केस में क्या रहेगा, ऑन अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, जब मैं ऊपर से नीचे, देखो अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं मैं, ये मान लो 10 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, इस पे आता जा रहा हूं नीचे, तो मेरा जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरा क्या चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के लिए डेल्टा कितना होगा 90, यहाँ पे डेल्टा कितना होगा 0, यहाँ पे डेल्टा कितना होगा वापस 90 होगा। तो जब मैं पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे घूम रहा हूँ, तो उस केस में क्या चेंज होगा, सिंपल हम इसे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ट्रैवलिंग भी तो कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, आपको एग्जाम में तो कैसे बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मामले में। तो डेल्टा क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेल्टा क्या होगा, वेरी करेगा, डेल्टा क्या होगा, वेरी करेगा, थीटा डी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। ये वाला डायग्राम जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा वो बना लो, और वो चीज और लिख लो एक बार। ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली में एक आध चीजें पूछी जा सकती है इसके बारे में। कर लो कॉपी यूज करो। और ये वैल्यू भी याद नहीं रखनी है, बस मैंने लिख दिया है, बुक में लिखी हुई तो मैंने बता दिया। कितना रह गया भैया? बस इसी के बारे में खत्म है बस। मतलब अभी उसी के बारे में बात करें, थीटा वीटा तो बता दिया मैंने, बस एक चीज़ और बतानी है। अभी तो सारी चीज़ें हम मैग्नेटिक मेरिडियन में देख रहे हैं, इसका हम लोगों को इसमें देखना है, बस थोड़ी सी चीज़ ज्योग्राफिक मेरिडियन में देखना है। तो आज का टाइम कितना बचा है? 15 मिनट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है मुझे, बस उसमें ये कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, बाकी तो
चेंज होगा। आइसोक्लिनिक, एगोनिक, एगो था ना, एगोनिक, आइसो 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 आइसोक्लिनिक हो गया, एक्लिनिक हो गया। अच्छा, एक्लिनिक हो गया। आइसोगोनिक, ये 4 तरीके के वर्ड्स हैं। देखो आइसो का मतलब जानते हो, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें भी यूनिफॉर्म है। ए और ए में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइसो मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। आइसो का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट। इस पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म्स हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। और ए का मतलब एगो या एक्लिनिक में ए का मतलब क्या हो गया? 0। आइसो का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। और ए का मतलब क्या हो गया? 0। वो जो अभी मैंने वो सब चीजें बताई थी, वो यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे आपकी। ठीक है, और क्लिनिक है डेक्लिनेशन, क्लिनिक है, ठीक है, इंक्लिनेशन। क्लिनिक वर्ड जो है, क्लिनिक वर्ड है इंक्लिनेशन के लिए। क्लिनिक किसके लिए? आपका इंक्लिनेशन। और गॉनिक किसके लिए है? डेक्लिनेशन के लिए। गॉनिक किसके लिए? डेक्लिनेशन। तो बस अब यहां पे समझना शुरू करते हैं। देखो आइसोक्लिनिक मतलब क्या है? आइसोक्लिनिक का मतलब क्या? आइसो मतलब कांस्टेंट, क्लिनिक का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन एंगल। एक ऐसी लाइन अर्थ के सराउंडिंग में, एक ऐसी लाइन या ऐसी लाइंस जिसपे क्या हो, क्या चीज कांस्टेंट है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कांस्टेंट है। मतलब क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया? एक ऐसी लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई जहां पे पूरे टाइम क्या हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो? सेम हो। नहीं सही है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो? समय कांस्टेंट हो। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे से घूम रहा हूँ, इक्वेटर में घूम रहा हूँ, तो मेरा क्या सेम रहेगा? डिक्लिनेशन सेम रहेगा या इंक्लिनेशन सेम रहेगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन उस समय क्या सेम रहेगा? आपका इंक्लिनेशन। वो हर समय 0 0 0। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन होगी, ये क्या कराई जाएगी? आइसोगोनिक, एक्लिनिक या आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक या एक्लिनिक। आइसोक्लिनिक ये क्या कराई जाएगी? आपकी आइसोक्लिनिक। आइसो क्यों? बिकॉज आइसो का मतलब क्या? कांस्टेंट। और क्लिनिक क्यों? इंक्लिनेशन कांस्टेंट। तो जो भी लाइन आपकी ऐसे से घूम रही है, जो भी लाइन ऐसे से घूम रही है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? आइसोक्लिनिक बोल दिया। क्लियर है वाली चीज? इसी तरह से आइसोगोनिक का मतलब क्या हो गया? That line at which angle of declination remains constant. लॉन्गिट्यूड। हाँ, जब भी हम किसी लॉन्गिट्यूड पे घूमेंगे ऐसे ऐसे करके, तो उसमें क्या सेम रहेगा? आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम रहेगा। क्या हुआ है इसमें? कुछ परेशान, दिक्कत, पेट का चल रहा? हाँ, चलो ये चीज समझ में आ गया। तो ये तो चीज, अब समझो एक्लिनिक। उज्जवल तुम्हें समझ में आया? एक्लिनिक और एगोनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे आप बता सकते हो। एक्लिनिक मतलब क्या है? जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, एक ऐसी लाइन जिस लाइन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। और एगोनिक का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जहां पे एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 0 हो जाए। तो जो इक्वेटर वाली लाइन है वो क्या है? इंक्लिनिक। इक्वेटर वाली लाइन क्या बताओ? एक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, एगोनिक, आइसोगोनिक। इंक्लिनिक। बताओ, इक्वेटर वाली लाइन क्या हो गई? एक्लिनिक लाइन हो गई। मतलब इक्वेटर का मैंने एग्जांपल लेके आपको आइसोक्लिनिक समझाया है, लेकिन एक्चुअली वो आइसोक्लिनिक नहीं है, वो क्या है? आपकी एक्लिनिक लाइन। ठीक है, लेकिन सही तो आइसोक्लिनिक और इंक्लिनिक दोनों बोल सकते हैं हम। बोल कांस्टेंट सकते भी 0 है, हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक नाम क्या है इसका? एक्लिनिक। क्लियर है वाली चीज? तो ये वाली लाइन होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है वाली चीज? इसके बाद एक वर्ड और हो जाता है आइसोडायनामिक। बस ये वर्ड और है, ये क्या है? आइसोडायनामिक। इसको कौन सा कॉम्पोनेंट?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है। आइसोडायनिक में क्या बोला है? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां पे h की वैल्यू, इसकी वैल्यू, h की वैल्यू जहां पे सेम रहे, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे सारी लाइंस जहां पे क्या रहे आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या रहे सेम रहे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब डेल्टा भी सेम होना चाहिए उस लाइन का और उसका b भी सेम होना चाहिए। उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल, वो उसको हमने बोला आइसोडायनामिक। इन वर्ड्स को याद रख लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वहां पे कभी भी पूछा जा सकता है। वहां से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको खुद समझना है क्या चीज हो क्या है। इंक्लिनेशन, क्लिनिक, डिक्लिनेशन, गॉनिक। ए का मतलब 0, आइसो का मतलब कांस्टेंट। ये चीज सबको समझ में आती है? उज्जवल सर में आगे वाली चीज। और बस अब इसका फाइनल पार्ट, ओके, इसका फाइनल पार्ट है ज्योग्राफिक मेरिडियन। जब हम ज्योग्राफिक मेरिडियन में जाएंगे, देखो अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें किस पे देखी है? इस पे देखी है। सारी चीजें किस पे देखी है हम लोगों ने? इस वाली चीज पे देखी है, मैग्नेटिक मेरिडियन पे देखी है। अगर अब मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन पे जा रहा हूं तो ये बताओ कौन सी चीज सेम रहेगी? बी सेम रहेगा, बी कॉस डेल्टा सेम रहेगा या बी साइन डेल्टा सेम रहेगा? कहाँ जा रहे हैं? मतलब मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, तो इन तीनों चीजों में से कौन सी वैल्यू सेम रहेगी? कहाँ पे? दोनों में। दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों में यूनिफॉर्म रहेगा? दोनों में वो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक बी कॉस डेल्टा, बी या बी साइन डेल्टा, इसमें से क्या चीज? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन दोनों में इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? हाँ, कौन सी वैल्यू दोनों में सेम सेम है? एक मिनट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हाँ, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट का लगता है। तो ये मेरी वो है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मेरा वो है मैग्नेटिक। थीटा यहाँ पे है, इसको ब्रेक करूंगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है ना? ये इसके बीच में तो थीटा आएगा, डेल्टा थोड़ी ना आएगा। ओके, थीटा आएगा। हाँ भैया, देखो एक चीज समझना, अभी जो हम लोगों ने समझो यहाँ से, अभी जो हम लोगों ने मैग्नेट देखे थे, इसको पूरा समझो। ये हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या हो गए थे? थोड़ी इस तरह से इंक्लाइंड हो गए थे। क्लियर है वाली चीज? ये भी क्या हो गए थे? ऐसे इंक्लाइंड हो गए थे। मैंने बोला कि ये वाला जो सरफेस है, ये मेरा कौन सा सरफेस है? ये पूरा प्लेन कैसा है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये पूरा कौन सा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब मैंने इसका दो कंपोनेंट किए, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके मैंने क्या किया? वर्टिकल कंपोनेंट के, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेड वाला, और जो नीचे वाला हो गया ये क्या हो गया इसका? वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये चीज क्लियर है? ये सब किस में था? ये सब आपका था मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये सब किस में था आपका? मतलब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा था? ये वाला था, मान लो ये क्या था आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही थी। क्लियर है वाली चीज? जब मैंने बोला कि अब एक चीज बताओ, इसके पीछे वाले सरफेस पे बताओ, तो पीछे वाले सरफेस पे सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, अगर ये यहाँ पे ऐसे, इन दोनों को समझो ध्यान से, अगर यहाँ पे b cos डेल्टा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मतलब इस वाली चीज को मैंने अभी क्या बोला? h बोला। इस वाली चीज को क्या बोला मैंने? h। तो इसके पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? h cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया सर में? मतलब ये क्या था? अब आप अभी तक तो आप लोगों ने क्या देखा था? इसी सरफेस में ये चीज देखी थी। अब मैंने बोला कि ये है, इसका मतलब एक पीछे कंपोनेंट है, और यहाँ पे कितना बना है? थीटा। तो इस वाली चीज का पीछे कितना बन गया? h cos थीटा बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? थीटा। डेल्टा नहीं आगे, ये क्या है? थीटा।
ठीक है, इसी तरह से b का पीछे की तरफ कितना बनेगा, वो भी b cos थीटा हो जाएगा। नहीं है? बी का नहीं। देखो ऐसे समझना, उनको ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये b है, ये b डैश है, ये जिस समझ में आती है, तो ये ऐसे था। तो ये बताओ इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर ये b है और ये b डैश है, तो b डबल डैश क्या हो जाएगा, इसका cos थीटा टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर, उज्जवल तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा, अगर इसके अंदर मैंने ये बनाया वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा, ये चीज क्या बनाया मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको मैं कितना भी मोड़ लूं, इसका ये वाला कंपोनेंट थोड़ी ना कभी चेंज होगा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस एंगल के इंडिपेंडेंट है। मैं इसको कितना भी घुमाऊं, कितना भी घुमाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसको मैंने इतना रखा तो ये वाली वैल्यू कुछ और है, मैंने इतना कर दिया तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हर समय कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हर समय कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाँ भैया उज्जवल तुम समझना ध्यान से। देखो भाई उज्जवल, अगर ये जो h है मेरे पास ऐसे समझना, ठीक है, इसमें समझ नहीं पाओगे। ये जो प्लेन था ना मेरे, ये प्लेन मैंने इसको ऐसे करके दिखा दूं तुम्हें। एक कंपोनेंट यहाँ पे था b cos थीटा, b ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कहाँ था मेरा, इस वाले प्लेन पे था। ये क्या था मेरा, b h था, ये क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं इसके ऊपर इसको बोलूँ कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, b cos थीटा लिख दूंगा। इसको क्या लिखता हूँ, b cos थीटा, क्योंकि इस लाइन में और इस लाइन में इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ऐसी h और h डैश में थीटा बन रहा है, b और b डैश में थीटा बन रहा होगा, लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि इन दोनों के जॉइंट पे आ रहा है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चाहे इस वाली चीज को मैं कितना ही बड़ा कर लूं, कितना ही छोटा कर लूं, जो ये वाला लाइन है ये तो दोनों के कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर मैं इसका एंगल को ऐसे बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो इसका एंगल और इसका एंगल चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल चेंज हो रहा है, v का एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन v का एंगल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। v तो आपका सेम है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो या वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब चाहे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो या ज्योग्राफिक मेरिडियन हो। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, इफ ज्योग्राफिक मेरिडियन is making an angle, is making a declination angle of theta, theta d, then b h dash, that is horizontal component, horizontal component of geographic meridian is equals to h dash is equals to h cos theta. Similarly, b dash is equals to b cos theta, but v dash is equals to b, because b dash and b lie on common axis.
और इसका एक x sin थीटा भी होगा। किसका? वो उसका x sin थीटा वो नीचे की तरफ नहीं होगा। नहीं, मैंने अच्छा वो वो- ऐसे ऐसे हाँ उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही प्लेन है। बात समझ में आती है? बस यही था मेरे अपन पूरे। हाँ इसमें बहुत पार्ट कर देना भाई बहुत। टेंजेंट लॉ हो गया तो पहले ही सही नहीं था आपका। आप क्या था नेक्स्ट चैप्टर? इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा देख लूंगा फिर खत्म करके हम सीधे वो शुरू कर देंगे EMI वो बढ़िया चैप्टर मजा आएगा उसमें। ये रटने वाले चैप्टर थे आगे समझने वाले चैप्टर हैं सारे। तो सारे का 2-3 चैप्टर तो समझने वाले ये हैं रटने के हैं? और भी तो क्या मुझे पता नहीं पर तो इसमें कुछ रटने को मिला नहीं। नहीं रटने में ज़्यादा है इन चैप्टर्स में। और जो पोर्शन खत्म हुआ है इसका वो तो पूरा रटने का था। तो वो क्यों खत्म किया? रटने का पोर्शन रखो। नहीं था ना। हाँ ठीक है ये चीज़ यहाँ पे आपकी खत्म होती है। क्लियर है वाली चीज़? मतलब न्यूमेरिकल्स में बता रहे थे। क्या चीज़? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे अगली यूनिट में। मतलब EMI में जाएंगे ना तो वहाँ पे इसके ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कुछ नहीं है अच्छा सारे न्यूमेरिकल्स अगले यूनिट में। यहाँ पे हल्का से बता देते हैं ठीक है ये चीज़ है इसकी। समझ में आ गया? पक्का? तो ये है इस चैप्टर में सारी कहानी। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आते रहिएगा। अभी भागता है यहाँ से। ठीक है उज्ज्वल आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी कल